Good morning, student. Today we will discuss the topic current density. It is represented by J and it is defined as the current flowing per unit area. Current flowing per unit area of a conductor. It means J is equal to I upon cross section area per unit cross section area, I upon A, and its unit is ampere per meter square. Now the expression for current I is equal to N A E V D in terms of trip velocity. Then J will be equal to I upon A, and A is cancelled out, and J is equal to N E V D. This is the expression for current density. But also we know that Vd is equal to E tau upon M. Vd is equal to E tau upon M. Then we can put this value in equation 1. So we have J is equal to Ne, Vd is E, capital E tau upon M, or Ne square tau E upon M. This is the relation, or J is equal to, this is the 1 upon rho into E, because rho is equal to M upon Ne square tau, and this is the reciprocal of resistivity. Reciprocal of resistivity is called conductivity, sigma, or J is equal to sigma into E. This is vector quantity and this is also a vector quantity. This is called the Ohm's law in vector form. Okay, this is called Ohm's law in vector form. समझ में आया? करंट डेंसिटी क्या होता है? यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. J is equal to I upon A. Relation between current and trip velocity, then trip velocity is equal to I upon A, is equal to itna, and Vd is equal to E tau upon M. Therefore, finally you get J is equal to 1 by rho E. If 1 by rho is the reciprocal of resistivity called conductivity. Okay, therefore J is equal to E into sigma into E, and this is the expression for Ohm's law in vector form, or you can say it is the macroscopic form of Ohm's law. Okay, now temperature dependence of resistance. Now we will discuss temperature dependence of resistance. टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को हमको जानना है. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस. ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, रेजिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल टू M अपॉन NE² tau L by A, और
R is equal to, yeah, this is, and rho is equal to m upon n e स्क्वायर tau। ये दो फार्मूला हमने पढ़ा है, एक रेजिस्टेंस के लिए फिर एक रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। दोनों फैक्टर, दोनों में जो है कि tau पर दोनों फैक्टर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस भी रेजिस्टिविटी भी। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, तो हम लोग इस फॉर्मूले से उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर वो इंक्रीज हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। जब वाइब्रेशन, जो पार्टिकल्स हैं जितने, वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेशन कर रहा है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर पर या टेम्परेचर इंक्रीज होने पर मूव करेगा तो दे विल फ्रिक्वेंटली कोलाइड विद द अदर चार्ज पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो जब फ्रिक्वेंट कोलिजन होगा, यानी नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे, तो सर्टेनली रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। समझ में आया? टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर इंक्रीज हो जाएगा। जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे विथ अदर पार्टिकल्स, तो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी जब तक वो विदाउट कोलिजन फ्रीली मूव करता है, वो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। यानी जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है, तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम, जो टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। समझ में आया? जबकि सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये अपोजिट हो जाता है। तो ये कैसे होता है, ये सेमीकंडक्टर का टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको हम बता दे रहे हैं कि नंबर डेंसिटी इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो अगर सेमीकंडक्टर है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर डेंसिटी इंक्रीज होता है। नंबर डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जो चार्ज को कैरी करते हैं, मूव करते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा तो एन इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। समझ गए? कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से टॉ में चेंज होता है, टॉ डिक्रीज होता है, जिससे टॉ डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। जबकि सेमीकंडक्टर में एन इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? अब RT is equal to R0 1 plus alpha T, where R0 is equal to resistance at 0 degree C, RT is equal to resistance at T degree C, T is equal to rise in temperature
यानी कि t माइनस 0, और अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर डिपेंडेंस कोफिशिएंट ऑफ अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, और यू कैन से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस. Alpha is called temperature coefficient of resistance, and it is a constant quantity. So from this relation, on increasing the temperature, resistance increases. Similarly, for the resistivity, it is also rho t is equal to rho 0 1 plus alpha t. Here also alpha is the temperature coefficient of resistance and rho t is the resistivity at T temperature, और rho 0 at 0 degree temperature resistivity, और ये rise in temperature, change in temperature है. तो from these two equations we conclude that resistance increases on increasing the temperature and resistivity also increases on increasing the temperature. अब वेरिएशन देखेंगे with temperature. In case of metal or conductor, में अगर हम लोग resistivity rho along the y-axis and temperature along y-axis x-axis लेते हैं, तो ये जो nature of the graph, it is for metal. ठीक है, मेटल के लिए लाइक कॉपर जैसे है, उसका नेचर इस तरह से होगा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेसिस्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. For the alloy, के लिए जैसे टंगस्टन है, ठीक है, नाइक्रोम है, जैसे नाइक्रोम, इसमें अगर y axis के along the x axis is temperature, ग्राफ का नेचर for एलवायर नाइक्रोम के लिए इस तरह का होगा. अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में देखेंगे, फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर, दिस इज रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस, तो नेचर ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस. It means in semiconductor resistivity decreases with increasing the temperature. Okay, these are the graph between resistivity and temperature, or you can say resistance and temperature for metal, alloy and semiconductor. Okay, in these two cases resistivity increases with increasing the temperature. In this case resistivity or resistance decreases with increasing the temperature. Next we will discuss the combination of resistance. Combination of resistance. Combination of resistance हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इसमें आप जानते हैं दो तरह के कॉम्बिनेशन होगा. सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में वन एंड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अनदर रेजिस्टेंस एंड सो ऑन. इस तरह से 3 रेजिस्टेंसेस है, R1, R2 एंड R3. These are connected in series
with a cell of potential difference V। इसे हमने कनेक्ट करके जो आपको समझना है इसमें कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट फ्लो होगा I, that current will be same for all the resistances connected in series। ठीक है, current flowing through each resistors connected in series will be same, but potential difference across each resistance will be different। Okay, and sum of potential differences between the all three resistors connected in series is equal to the potential difference of the cell। समझ में आया? V1 plus V2 plus V3 is equal to V। ठीक है, और इस रिलेशन को यूज करते हैं हम लोग V is equal to V1 plus V2 plus V3 फ्रॉम ओम्स लॉ V is equal V1 is equal to IR। इसमें फार्मूला क्या यूज करेंगे? V is equal to I into R। तो करंट इज I but resistance is R1, therefore V1 is I into R1। Similarly, it is IR2 and V3 is IR3, or R1 plus R2 plus R3। If R is the equivalent resistance, then V is equal to IR, and from these two equations we have IR is equal to I R1 plus R2 plus R3 and R is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on। अगर हम और भी कनेक्ट करते हैं तो इसी तरह से सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या? ऑल द थ्री रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड है सीरीज में तो सेल से करंट कितना ड्रॉ कर रहा है? I। अगर कोई एक सिंगल रेजिस्टेंस सेम सोर्स से सेम सेल से अगर ये भी I करंट ड्रॉ कर रहा है तो दिस सिंगल रेजिस्टेंस is equivalent to all the three resistance connected in series। That's why R is the equivalent resistance। If R is the equivalent resistance, then from this diagram V is equal to I into R। ठीक है, इसलिए हमने लिखा V is equal to I into R। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेज हैं वो सिंपली ऐड हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? वन एंड ऑफ ईच रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट, and another ends are connected at one single point, another point। देखिए ये थ्री रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, all they are connected in parallel with a cell of potential difference V। अब यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में वन एंड ऑफ ईच रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एट वन पॉइंट, मान लो इसको A, ठीक है, and another end of each resistors are connected at another point B, then these resistances are called connected in parallel। okay, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये तीनों रेजिस्टेंस सेल से करंट ड्रॉ कर रहा I, ठीक है, कितना ड्रॉ कर रहा है करंट I, तो पॉइंट A पर I करंट पहुंचेगा और पॉइंट A से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट
इन 3 डिफरेंट लूप्स। अलग अलग लूप में, मान लो इसमें I1, इन दिस लूप I2 एंड इन दिस लूप I3, ये करंट हुआ डिस्ट्रीब्यूट। तो दिस I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस, बट all the 3 resistances along with the source cell are connected with same 2 points, are connected between same 2 points A and B, and the potential difference between A and B is V. Therefore potential difference across each resistors is same, that is V. तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर्स विल बी डिफरेंट। समझ में आया? तो ये सीरीज और पैरेलल में बेसिक डिफरेंस है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स डिफरेंट होता है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक अपोजिट, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जबकि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन इसमें रिलेशन क्या बनेगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर यहाँ ऐड हो जाएगा और ऐड होके करंट I अगेन सेल में चल जाएगा। सेल से जितना करंट ड्रॉ होगा सेल में उतना ही करंट आता भी, ठीक है। तो अब फ्रॉम द रिलेशन I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो I1 अगर निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R1 इज V, बट रेजिस्टेंस इज नॉट R1। Therefore I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, and I3 is equal to V upon R3, and this is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R3. This is the equation 1. If R is the equivalent resistance, then V is equal to I is equal to V upon R. Then I is equal to V upon R. From these two relation, I के place पर V upon R, this is the equivalent resistance, V 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V is cancel out, so 1 by R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the relation for equivalent resistance in parallel combination, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ये हमने एक कॉम्बिनेशन निकाला। यहाँ R1, दिस R1 इज इक्वल टू मान लो 7 ओम, दिस इज 8 ओम, ये R2 इज इक्वल टू 6 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 3 ओम। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। Now what is the equivalent resistance? इसमें फाइंड करेंगे equivalent resistance, ठीक है। दूसरा फाइंड करेंगे करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। थर्ड फाइंड करेंगे करंट थ्रू R2। फोर्थ फाइंड करेंगे
करंट पासिंग थ्रू R3। समझ में आया? ये करंट भी फाइंड करना है जो सेल से ड्रॉ हो रहा है, फिर यहाँ आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट। लेट इट बी I1 एंड इट इज I2, देन वी हैव टू फाइंड I1 एंड I2 ऑल्सो। ठीक, समझ में? इसमें क्या क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल सेकेंड, एंड थर्ड करंट ड्रॉन फ्रॉम द रेजिस्टेंस R2 एंड R3। पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये है और ये, ठीक, समझ में आया? ये R1 है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली कनेक्टेड है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। लेट इट बी R डैश, ठीक है। फिर ये R1 एंड R डैश, अब ये दोनों का इक्विवेलेंट R डैश सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो फिर हम क्या निकाल लेंगे? एक सिंगल, समझ में आ गया? ये हो गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, ठीक। तो पहले आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालिए, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ R डैश, यानी पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3। 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3, और 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 2, 3/6, this is 1/2, and R dash is equal to 2 ohm, यानी R dash is equal to 2 ohm हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने जो फाइंड किया R dash। अब अगेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R फाइंड करना है, तो R1 एंड R dash इज सीरीज कॉम्बिनेशन, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इन सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R dash, दिस इज इक्वल टू, दिस इज R1 इज 8 ohm, ओके, 8 ohm plus 2 ohm 10 ohm, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी ये आ गया कितना? 10 ohm, ठीक। अब क्या फाइंड करना है? करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी करंट कितना ड्रॉन होगा फ्रॉम द सेल, तो इसी से निकल जाएगा, क्योंकि दिस रेजिस्टेंस इज द इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस। जो ये मिलकर के करंट ड्रॉ कर रहा है वो अकेले ये करेगा, दिस इज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए I इज इक्वल टू V अपॉन R, एंड V इज 10 एंड R इज ऑल्सो 10, देन I इज इक्वल टू 1 amp। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी ये 1 एम्पियर करंट है। इधर से भी देखें 1 एम्पियर ही करंट है, नहीं इसमें सभी 1 एम्पियर करंट, अभी ये भी आ गया 1 एम्पियर, ठीक। अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? करंट थ्रू R2 यानी I1 फाइंड करना है, एंड करंट थ्रू R3 ये भी फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए करंट थ्रू I1, अगर ओम्स लॉ यूज करें तो I फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? V अपॉन R, ये दो चीज चाहिए हमें। करंट अगर फाइंड करना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस R2? क्योंकि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R2 और R3 विल बी द सेम, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया A, ठीक, समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन these 2 points? That will be the potential difference across R2 and potential difference also across R3. तो what is the potential difference across AB? तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू व्हाट? I इंटू R,
what is the current passing through this resistance R dash 1 ampere and resistance is R dash, then we can calculate the potential difference across AB. तो हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस across AB इज इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट R डैश है। AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसी में करंट कितना पास हो रहा है पता है, इसमें तो पता नहीं है, फाइंड ही करना है, लेकिन इसमें कितना करंट है इन दोनों का इक्विवेलेंट ये हमें पता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो करंट इधर से जा रहा है दैट विल बी सेम फॉर R1 एंड R डैश। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू I, जो करंट जा रहा है, I इंटू R डैश, एंड द वैल्यू ऑफ I इज 1 एम्पियर एंड R डैश इज 2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। समझ में आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट हुआ। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया, रेजिस्टेंस मालूम है, तो करंट निकाल सकते हैं। I1, करंट I1 इज इक्वल टू V, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है अक्रॉस AB, जो AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है वो भी चाहिए आपको, अपॉन रेजिस्टेंस क्या चाहिए, R2। दिस इज इक्वल टू VAB इज 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 6, therefore it is 1/3 ampere. Okay, and how can you calculate the value of I2? I2 is equal to, again, VAB है ना, पोटेंशियल डिफरेंस AB जो R1 R2 का वो R3 डिवाइडेड बाय R3, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन R3 इज 3, इसका मतलब 2/3 एम्पियर। दिस इज द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R3। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो हमें यहाँ से नहीं कैलकुलेट करें तो फिर यहाँ होगा, तो आप इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। जब आपने करंट निकाल लिया I 1 एम्पियर है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 8 इंटू 1 B इक्वल टू I इंटू R, तो 8 वोल्ट, तो इसके क्रॉस कितना होगा, 2 वोल्ट, क्योंकि टोटल 10 वोल्ट है। तो इसीलिए ऐसे भी हम लोग 8 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू 8 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और इसके बेस्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं कुछ, आप NCERT बुक निकालेंगे और उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, करंट निकालना है, तो उसको आप करेंगे। सैम्पल पेपर में बहुत सारे जो प्रॉब्लम आए हैं बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको सॉल्व करके